प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती स्वर्णलता तिवारी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला रायपुर, आज तुम लोग को शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय विश्व का उदय, कारण एवं परिणाम बताऊंगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय विश्व का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध अपने परिणाम के सारे विश्व को विशाल जनधन की हानि और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर कर रख दिया था। विश्व का कोई भी भाग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लड़खड़ाने से नहीं बच सका था। केवल दो ही राष्ट्र ऐसे थे जो इससे सुलझ अवश्य गए थे, किंतु अपने पैरों पर खड़ा रह सकते थे। पहला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं, और जो युद्ध काल में युद्धरत राष्ट्रों को सैनिक सामग्री बेचकर संसार का सबसे बड़ा समृद्ध देश बन गया था। दूसरा राष्ट्र था सोवियत रूस, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, जो लेनिन और स्टालिन की लौह आवरण व्यवस्था के कारण पूर्णतः जला तो नहीं, पर अपने दक्षिण क्षेत्र पर बहुत ही तबाही से जर्मनी से अवश्य बदला चुकाना चाहता था। ये दोनों राष्ट्र 1945 के बाद दो महाशक्तियों की मान्यता के साथ विश्व मंच पर अवतरित हुए और यहीं से युद्ध से आहत राष्ट्रों को अपने पक्ष में लाने की राजनीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का यह ताना बाना इन महाशक्तियों द्वारा ध्रुवीकरण बन सा गया था। अब है दो ध्रुवीकरण युक्त विश्व व्यवस्था। द्वितीय महायुद्ध का दूरगामी परिणाम यह निकला कि जहां आर्थिक संपन्नता से मदमस्त अमेरिका अपनी संपत्ति और नए तकनीकी आविष्कारों से विश्व के अर्धविकसित और युद्ध से क्षतिग्रस्त राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा था, वहीं इसकी और युद्ध से अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमाओं की ओर विस्तार का लाभ प्राप्त कर सोवियत रूस अपने पड़ोसी यूरोपीय देशों को लुभाने के लिए प्रयास करने लगा। धीरे धीरे एक और पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक और आर्थिक सहायता के याचक अर्ध विकसित राष्ट्र अमेरिका से जुड़ने लगे। वहीं दूसरी ओर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्त छोटे मध्यम यूरोपीय देश रूस से जुड़ने लगे। इसी समय एशिया का विशाल देश चीन भी रूस के समर्थन में आ गया। यहीं से नवीन प्रतिमान दो ध्रुवीय व्यवस्था परवान चढ़ने लगे, जिसका परिणाम शीत युद्ध हुआ। अब है दो ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर कुछ या अनेक राष्ट्र एक नेतृत्व के अंतर्गत एकत्र होकर संचालित होने लगते हैं, तब उसे ध्रुवीकरण की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह खगोल जगत में ध्रुव नक्षत्र ऐसा केंद्र है जो सभी को दिशा का ज्ञान कराता है, ठीक उसी तरह एक या एक से अधिक महाशक्तियां विश्व राजनीति का केंद्र बनकर राष्ट्रों को दिशा निर्देश देने लगते हैं। इस तरह ध्रुवता शब्द शक्ति के केंद्र को स्पष्ट करता है। नेतृत्व की संख्या के आधार पर इसे विभिन्न परिस्थितियों में एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति दो ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई। अब है दो ध्रुवीय व्यवस्था के उदय के कारण। विश्व की दो महाशक्तियां या तो शक्ति ध्रुवों, जिसे पावर पोल के मध्य टकराव या वैमनस्यता के निम्नांकित कारण थे। पहला था ऐतिहासिक कारण। पश्चिमी देश सन 1917 में सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति को संदेह की दृष्टि से देखते थे। सन 1917 के पश्चात से ही पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करना चाहता था। उनका मानना था कि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था, जिनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद को समाप्त करना तथा साम्यवाद का प्रचार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को सन 1924 में तथा अमेरिका ने सन 1933 में मान्यता दी थी। पश्चिमी राष्ट्र ने हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। परिणामतः सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अविश्वास बढ़ता गया। अब दूसरा पॉइंट आता है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर सोवियत संघ की व्यापक क्षति पहुंचा रहा था, तो स्टालिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोलने का आग्रह किया, ताकि हिटलर की शक्ति क्षीण हो तथा ध्यान बटे। परंतु पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया तथा प्रयास किया कि हिटलर सोवियत संघ को बर्बाद कर दे। सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों की आंतरिक इच्छा को भांप लिया। तीसरा पॉइंट आता है युद्ध के पश्चात मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका में सोवियत संघ के मध्य यूरोपीय मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आया। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों
पूर्वी यूरोप के देशों में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते थे। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप की सरकारों को ही लोकतांत्रिक मान्यता था। सोवियत संघ भविष्य में जर्मनी से सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों को प्रभाव में लाना चाहता था, जबकि अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोप में राज्य सोवियत संघ को मजबूत देखना चाहते थे। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, अनुभव का सोवियत संघ का आविष्कार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत हितों को विरुद्ध अमेरिका का वीटो का प्रयोग ऐसे कारण थे जिससे विश्व राजनीति में प्रारंभिक तौर पर कठोर ध्रुवीय स्थिति और 1955 के बाद शनैः शनैः शिथिल ध्रुवीय स्थिति निर्मित हुई। अब है दो ध्रुवीयता के परिणाम। विश्व दो भागों में विभक्त। पहला पॉइंट है, दो ध्रुवीय व्यवस्था ने विश्व को दो गुटों में विभक्त कर दिया था। विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्या और उलझ गई। कश्मीर समस्या, कोरिया संकट, अरब इजराइल युद्ध द्वितीय ध्रुवीय टकराव का मुद्दा बनकर रह गया। इस व्यवस्था के कारण विश्व राजनीति ने मध्यम वर्ग यानी गोल्डन मीन की गुंजाइश को खत्म कर दिया। इसके बाद है गुट निरपेक्षता का जन्म। दो ध्रुवीय व्यवस्था के आपसी टकराव एवं कलह ने विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन नामक तृतीय शक्ति को जन्म दिया। तीसरा पॉइंट है आणविक युद्ध से बढ़ावा। दो ध्रुवीय व्यवस्था ने हथियारों की होड़ तथा आणविक युद्ध की संभावना को बढ़ाया। सन 1962 में क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। हथियारों की होड़, उनके आधुनिकीकरण तथा परमाणु अस्त्रों के जखीरों में अंतर, राजनीति की पारस्परिक संरचनाओं को परिवर्तित कर दिया। अब है चौथा पॉइंट, सैनिक संधियों एवं गठबंधनों का बाहुल्य। अब है दो ध्रुवीय व्यवस्था ने विश्व में सैनिक संधियों एवं गठबंधनों का जाल बिछा दिया। नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट के निर्माण ने विश्व में तनाव एवं टकराव की स्थिति पैदा कर दी थी। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना। दो ध्रुवीय व्यवस्था ने जन्मी आपसी टकराव ने अंतः स्तर पर सामंजस्य की संभावना को कम किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को युद्ध अखाड़े में बदल दिया। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अपने गुटों के हितों की रक्षा के लिए खुलकर विशेषाधिकार राइट टू वीटो का प्रयोग किया। कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्य दर्शक था, बहरों का संवाद बनकर रह गया। मानवीय कल्याण की उपेक्षा। अब छठवां पॉइंट है, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ही केंद्र बना रहा। संपूर्ण मानव कल्याण की ओर घोर उपेक्षा होती रही है। परिणामतः विश्व में भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न उपेक्षित रहा। नव उपनिवेशवाद का जन्म, ये है सातवां पॉइंट। सैन्य गठबंधनों के कारण राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में वैचारिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अलावा दो ध्रुवीय व्यवस्था के परिणामतः परोक्ष युद्ध बढ़ा तथा विश्व समुदाय में सामुदायिक सुरक्षा की भावना क्षीण हुई। अब है वर्तमान स्थिति। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात वर्तमान विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था है। सोवियत संघ में रूस ही एक बड़ी शक्ति है, परंतु आज वह महाशक्ति का स्थान रिक्त है। चीन, जापान, जर्मनी, भारत ऐसे देश तेजी से विकास कर रहे हैं। इन राष्ट्रों की आर्थिक, सैनिक, व्यापारिक, तकनीकी शक्तियों में तेजी से वृद्धि हो रही है, परंतु ये राष्ट्र सोवियत संघ द्वारा रिक्त महाशक्ति का स्थान लेने की स्थिति में अभी नहीं आए हैं। भविष्य में इन राष्ट्रों की बड़ी शक्ति के रूप में उभरने की पूरी संभावना है, परंतु वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक महाशक्ति है, जिनके कारण उनका आचरण निरंकुश एवं दबावकारी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुव्यवस्था एवं असमानता के लिए विश्व का दो ध्रुवीय या बहुध्रुवीय होना आवश्यक था। आज यही ख़त्म और 3 प्रश्न तुम लोगों को मैं बताऊंगी, जिसका आंसर इसमें दिया हुआ, जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी में से 3 प्रश्न मैं आज दे रही हूँ, उसका आंसर खुद बना लेना। पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध है क्या, जो मैं पहले वाले उसमें वीडियो में बना के दी हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन है दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या है, ये भी तुमको मैं बता चुकी। दो ध्रुवीय व्यवस्था के उदय के 3 कारण भी बता दी हूँ। और चौथा क्वेश्चन है दो ध्रुवीय व्यवस्था के 5 परिणाम।
7 परिणाम बताई हूँ, जिसमें से तुम्हें 5 परिणाम लिखना है या पढ़ना है।